हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पॉलिटेक्निक पाठशाला। थर्मोडायनेमिक्स को हम लोग आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। और आज हम लोग देखेंगे लॉज ऑफ परफेक्ट गैसेज, ठीक है। आइडियल गैस के बारे में पढ़ लिया और आइडियल गैस, ठीक है, आइडियल गैस ही एक तरह से आप परफेक्ट गैस मान सकते हैं, आइडियल गैस को ही, ठीक है। थोड़ा सा उसमें डिफरेंस है हालांकि, लेकिन ज़्यादा आपको अभी यहाँ पे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आगे पढ़ेंगे जब आप तो जान जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारे बताने से भी कोई दिक्कत नहीं है। आप मेनली आइडियल गैस और परफेक्ट गैस एक ही मान के चलिए, ठीक है। तो आइडियल गैस के नियम या लॉ जब परफेक्ट गैस में पढ़ते हैं तो सबसे पहला आता है बॉयल्स लॉ, ठीक है। तो बॉयल का नियम, तो बॉयल्स लॉ क्या कहता है कि किसी भी गैस का, कोई भी आइडियल गैस है, ठीक है, उसका अगर फिक्स्ड मास लिया जाए और उसका क्या कर दिया जाए, टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया जाए, तो प्रेशर जो होता है वो वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कांस्टेंट टेम्परेचर पर प्रेशर वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि अगर टेम्परेचर आप कांस्टेंट रखते हैं और मास भी उस गैस का कांस्टेंट रखते हैं, मतलब जितना मास पहले था अब भी उतना ही मास है, मतलब समय के साथ मास चेंज नहीं हो रहा है, तो जब आप वॉल्यूम बढ़ाएंगे या घटाएंगे तो उसके इनवर्सली प्रेशर बढ़ेगा या घटेगा, या इन दोनों का उल्टा हो कह सकते हैं। आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम घटेगा, वॉल्यूम घटाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है। और प्रेशर घटाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो प्रेशर घटेगा। तो ये होता है प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉयल्स के नियम के अनुसार, ठीक है। किस पर? एट कांस्टेंट फॉर ए गिवन मास ऐसे बोलेंगे। ये किसके लिए है? फॉर ए गिवन मास एंड टेम्परेचर कांस्टेंट। एब्सोल्यूट टेम्परेचर की बात कर रहे हैं तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर कांस्टेंट पर जो एब्सोल्यूट प्रेशर होता है, ये गेज प्रेशर नहीं है। कौन सा प्रेशर है? एब्सोल्यूट प्रेशर है, ठीक है। एब्सोल्यूट का मतलब हो गया कि गेज प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। तो ये हो गया, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा वॉल्यूम के, ठीक है। इसको अगर कई अवस्थाओं में लिखेंगे तो लिखेंगे P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, ठीक है। क्योंकि यहाँ से हम कह सकते हैं कि यहाँ पे एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा जो कि होता है PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो आप स्मॉल लेटर में या कैपिटल लेटर में दोनों में P को लिख सकते हैं, ठीक है, जिससे आपको लगे। तो PV इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है बॉयल्स के नियम अनुसार, या P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 होता है, ठीक है। तो इसका आप लोग यूज कर लेंगे। तो ये बॉयल्स का नियम है, ठीक है। तो आपसे ये पूछा जाएगा, जहाँ पे क्या है, P जो है प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर है, V वॉल्यूम है, और T क्या है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मतलब केल्विन में जो तापमान होता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग चार्ल्स लॉ। तो चार्ल्स लॉ ये कहता है कि अगर यहाँ पर फॉर ए गिवन मास एंड टेम्परेचर, नहीं, यहाँ पे क्या रहेगा? प्रेशर कांस्टेंट। फॉर ए गिवन मास एंड प्रेशर कांस्टेंट, एब्सोल्यूट प्रेशर अगर कांस्टेंट रखा जाए तो जो आपका क्या होता है, जो वॉल्यूम होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के, ठीक है ना। वॉल्यूम जो होता है वो क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के, ठीक है। यानी कि कह सकते हैं आप यहाँ से V/T इज इक्वल टू क्या होता है? एक कांस्टेंट होता है, ठीक है। यानी कि दो अवस्थाओं में अगर लिखेंगे तो V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2। ये होता है चार्ल्स का नियम। चार्ल्स का इस तरह से भी नियम एक होता है। दूसरा नियम, इसको और भी तरीके से कहा जा सकता है। चार्ल्स के नियम को दूसरे और तरीके से इस तरह से कहा जाता है,
चार्ल्स का ही नियम है। देखिए दूसरे तरीके से क्या होगा, ऐसे कि किसी टेम्परेचर T पर जो वॉल्यूम होता है, ठीक है ना, वो इस प्रकार से दिया जाता है कि इनिशियल वॉल्यूम मतलब V0 मतलब टेम्परेचर, ये V0 क्या है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसका वॉल्यूम है, प्लस T/273, ठीक है, V0। तो इसको ऐसे लिखते हैं शब्दों में ऐसे लिखते हैं, वॉल्यूम an ideal gas changes its volume by 1/27th of its volume at 0 degree centigrade for unit change in temperature when pressure remains constant। यानी कि जब दाब जो होता है वो स्थिर बना रहे, ठीक है ना, तो आइडियल गैस अपना वॉल्यूम जो चेंज करता है 1/27th ऑफ इट्स वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। यानी कि अगर आप 1 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर में चेंज लाते हैं, यूनिट चेंज, ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पे T डिग्री सेंटीग्रेड में है, तो जो वॉल्यूम आएगा आपका फाइनल वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम प्लस कितना उसमें चेंज आया है, ठीक है ना। तो V0 क्या है, इनिशियल, आप यहाँ पे क्या मान रहे हैं, आपका इनिशियल जो है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो यहाँ पे आप क्या सकते हैं, समझना इसको बड़ी ध्यान से, VT क्या है, वॉल्यूम एट T डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, वॉल्यूम एट T डिग्री सेंटीग्रेड आप ऐसे कह सकते हैं, लेकिन ध्यान से समझिएगा इसका क्या मतलब है। V0 क्या है, वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आप अगर कहें तो अगर कहते हैं कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर निकालिए क्या है वो वॉल्यूम, तो उसका इनिशियल मतलब V0 कुछ होगा, मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर कुछ वॉल्यूम होगा, और उसका क्या होगा 25/273 V0, ठीक है। एक्चुअली में 273.15 होना चाहिए, लेकिन इतना भी चलेगा, ठीक है, इतना भी लिखा चलेगा, तो इतना के बराबर होगा। इसलिए अब अगर हम कहते हैं तो देखिए ध्यान से, चेंज की बात कर रहे हैं, अगर आप बढ़ रहे हैं 0 से तो पॉजिटिव लेंगे, अगर घट रहे हैं तो 0 से तो क्या लेंगे, नेगेटिव। तो यहीं पे बात करें, अगर बात करते हैं हम लोग 273 डिग्री सेंटीग्रेड अगर घटा दिया जाए 0 से, यानी -273 डिग्री सेंटीग्रेड पर चला जाए, हम लोग पहुंच जाते हैं अगर, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, क्योंकि आपका चेंज क्या हो रहा है, घट रहा है, तो 273 से कट जाएगा एक बार में, यानी क्या हो गया V0 माइनस V0, अर्थात क्या हो गया 0। और हम लोग जानते हैं -273 डिग्री सेंटीग्रेड या 273.15 डिग्री सेंटीग्रेड किसके बराबर होता है, 0 केल्विन के बराबर होता है, ठीक है ना। तो इसलिए हम कहते हैं इसके अनुसार, चार्ल्स के नियमानुसार, अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, जो 0 केल्विन पर किसी आइडियल गैस का वॉल्यूम होता है वो कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। यह है चार्ल्स लॉ का कहना। अब बात करेंगे हम लोग गै-लुसाक लॉ की।
किसकी बात करेंगे हम लोग? गै-लुसाक। तो हम लोग बात करते हैं गै-लुसाक लॉ। नॉर्मली इसको अलग अलग लिखा जाता है, गै-लुसाक, ठीक है। एक साथ भी लिखेंगे कोई बात नहीं, लेकिन हाँ ये लिखिए, अलग ही लिखिए, गै-लुसाक, ठीक है। तो गै-लुसाक का नियम क्या कहता है कि किसी भी आइडियल गैस का एब्सोल्यूट प्रेशर वो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर के, ठीक है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर के, गिवन दैट प्रोवाइडेड दैट वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। सी का मतलब हमारा कांस्टेंट से मतलब है, और मास भी मान लीजिए क्या, मास भी कांस्टेंट रहे। मतलब गिवन मास के लिए, एक गिवन मास के लिए, ठीक है ना, जो अगर वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है किसी भी आइडियल गैस का, तो उसका प्रेशर जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर के, या फिर परफेक्ट गैस भी कहिए, आइडियल गैस, बात एक ही, ठीक है। अभी के लिए आपको वही जानना है, ठीक है, ज्यादा अंतर नहीं, बहुत एक बेसिक सा अंतर है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा गै-लुसाक लॉ। अच्छा, यहाँ पे इसको बता दें कैसे इसको लिखेंगे। तो P बाई टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि दो अवस्थाओं के लिखे तो P1 अपान T1 इज इक्वल टू P2 अपान T2, ठीक है। तो ये कई अवस्थाओं में, इसी तरह से आप कितना भी लिख सकते हैं, बाकियों में भी P3 अपान T3, इसी तरह से जितना अवस्था है सब में ये होना चाहिए, ठीक है। तो अब स्टेट और ये प्रोसेस समझ पा रहे होंगे, ठीक है ना। अगर पीछे नहीं बता होते तो नहीं ये समझ में आता। मतलब देखिए, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जा रहा है, कोई प्रोसेस हो रहा होगा, तो उस अवस्था में जो PVT के मान है वो क्या होंगे, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम लोग कैरेक्टरिस्टिक गैस इक्वेशन। किसकी बात करेंगे हम लोग? इसको हिंदी में चारित्रिक गैस समीकरण बोलते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग बायस के लॉ से क्या पढ़े, V जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/P, मतलब P के क्या होता है, सॉरी ये V इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/P कहना गलत है, ठीक है ना। V प्रोपोर्शनल टू 1/P कहना सही है, लेकिन V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P कहना सही है, ठीक है। तो V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P, और चार्ल्स के नियमानुसार V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। अब इन दोनों को मिला दे तो V इज प्रोपोर्शनल टू T बाई P होगा, ठीक है। जहां पे T एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, P क्या एब्सोल्यूट प्रेशर है, ये ध्यान रखिएगा। ये एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है, निरपेक्ष, ठीक है। तो यहां से हमारा ये समीकरण बनता है, V यहाँ से अगर कांस्टेंट लाए तो PV बाई टी इज इक्वल टू क्या बनेगा, कांस्टेंट। मतलब एक जब प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाते हैं तो यहाँ पे कांस्टेंट लाते हैं, और P को इधर भेज दिया और T को भी इधर भेज दिया, ठीक है। तो PV बाई टी इज इक्वल टू क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो ये आपका क्या हो गया, एक ये भी हो गया समीकरण। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि P1 V1 अपान T1 अगर दो अवस्थाओं के लिए लिखे, और P2 V2 अपान T2 इज इक्वल टू, मतलब P1 V1 अपान T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपान T2। लेकिन हम जो है और बढ़ाते हैं इसको। अब देखिए, ये जो C होता है एक्चुअली में होता है P बाई टी, PV बाई टी इज इक्वल टू MR के बराबर। क्या होता है, कांस्टेंट जो होता है वो MR के बराबर होता है। तो PV इज इक्वल टू हो जाता है MRT। इसी को हम लोग बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट, जहाँ पे V क्या है, वॉल्यूम है, P आपका एब्सोल्यूट प्रेशर, R को बोलते हैं R इज इक्वल टू, ये M मास ऑफ द, ये M क्या है, मास ऑफ द गैस है, ठीक है। R को बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट। हिंदी में बोलते हैं चारित्रिक गैस नियतांक, चारित्रिक गैस नियतांक बोलते हैं, ठीक है। तो R को बोलते हैं यहाँ पे, जो R है PV इज इक्वल टू MRT, इसी को कैरेक्टरिस्टिक गैस इक्वेशन बोलते हैं, और इसी R को हम लोग बोलते हैं चारित्रिक गैस नियतांक, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट, ठीक है।
और m जहां पर क्या आपको पता है, ये एक एक करके लिख लीजिए। p क्या है आपका एब्सोल्यूट प्रेशर है, v वॉल्यूम ऑफ द गैस, m मास है, मास ऑफ द गैस, t एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये रिलेशन और ये रिलेशन। अब देखिए, अब आर का हम लोग यूनिट निकालते हैं। क्या करते हैं, आर का यूनिट निकालते हैं। आर का यूनिट क्या होगा, तो आर का यूनिट होगा, आर बराबर एक्चुअली में लिखा जाए तो पी वी इज इक्वल टू एम आर होगा। तो यूनिट अगर आर की बात करते हैं, यूनिट ऑफ आर, तो ये हो गया, पी का क्या यूनिट है, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, वी का क्या है, मीटर क्यूब पर सेकेंड, सॉरी मीटर क्यूब केवल है, मीटर क्यूब, एम का है केजी, और आर का क्या है, सॉरी ये टी है, माफ करें, टी का क्या है, केल्विन। एसआई यूनिट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगा, तो देखिए यहां से मीटर स्क्वायर से मीटर कटेगा तो एक तरह से हो गया न्यूटन मीटर, ठीक है। और न्यूटन मीटर को हम लोग कहते हैं जूल, क्या बोलते हैं, तो जूल पर केजी केल्विन, एक्चुअली इसी तरह से डिनोट किया जाता है, क्योंकि ऊपर न्यूटन मीटर का मतलब क्या होता है, जूल, तो जूल पर केजी केल्विन। तो आर का जो यूनिट होता है जूल पर केजी केल्विन होता है, ठीक है। या फिर इसको किलो जूल पर केजी केल्विन भी लिखा हो सकता है, जूल पर केजी डिग्री सेंटीग्रेड भी लिखा हो सकता है, ठीक है, ऐसे भी हो सकता है, आप वैसे परेशान मत होइएगा। या कैलोरी, जूल को आप किसमें, कैलोरी में भी लिखा हो सकता है, कैलोरी और किलो कैलोरी में, लेकिन मेनली यही है, ठीक है ना, इसी का, इसका आर का यूनिट जूल, या फिर यहाँ पे हो जाएगा किलो जूल। तो ये हो गया यूनिट इसका, आर का यूनिट, ठीक है। अब कुछ चीजों के लिए, जैसे एयर के लिए, जैसे देखिए ये जो होता है आर, जो होता है कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट, हर एक गैस के लिए कांस्टेंट होता है, हर एक गैस के लिए कांस्टेंट है, ठीक है ना। उस गैस के लिए, अपने गैस के लिए, इंडिविजुअल गैस के लिए कांस्टेंट होता है। मींस कहने का मतलब ये, अगर एयर की बात करें, एयर के लिए आर का मान जो होता है लगभग 287 जूल पर केजी केल्विन होता है, ठीक है ना। तो आर के, एयर के लिए बस इतना होगा, अन्य गैसों के लिए अलग अलग होगा, ठीक है। तो ये होता है आर कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट, ठीक है। अब इसी कैरेक्टरिस्टिक गैस इक्वेशन को हम लोग यूनिवर्सल में बदल देते हैं। किस में बदल देते हैं, यूनिवर्सल। अब पढ़ लेते हैं यूनिवर्सल गैस इक्वेशन क्या होता है। तो यूनिवर्सल गैस इक्वेशन क्या है, यूनिवर्सल का मतलब सार्वत्रिक, ठीक है। तो यूनिवर्सल गैस इक्वेशन समझने से पहले हमको यहाँ पे नंबर ऑफ मोल या केजी मोल को समझना होगा। तो हम यहाँ कह रहे हैं नंबर ऑफ मोल, ठीक है ना, नंबर ऑफ मोल्स, या फिर इसी को सिंपली केजी मोल भी कहते हैं। वो ये होता है मास इन केजी, ठीक है, गैस का मास है, ठीक है ना, अपॉन मोलर मास ऑफ द गैस, ठीक है। आइडियल गैस की बात कर रहे हैं, ये किसी भी गैस के लिए होता है। तो मास इन केजी, ठीक है, तो कितना मास है किलोग्राम में, या मोलर मास। मोलर मास से सिंपली मतलब ये है उसका एटॉमिक वेट से मतलब है, मोलर मास का मतलब एटॉमिक वेट से मतलब है, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, इसको n से डिनोट करते हैं और इसको m से डिनोट करते हैं, जो कि मास हम लोग पीछे डिनोट कर रहे थे वही, और मोलर मास को कैपिटल M से डिनोट करते हैं। तो स्मॉल m इज इक्वल टू हो गया nm। तो हम जो इक्वेशन में, वही जो हमारा इक्वेशन चला आ रहा था, क्या चला आ रहा था, PV इज इक्वल टू MRT
यहाँ पे हम m के जगह पर क्या रख सकते हैं, m के जगह पर nm रख सकते हैं NMRT। ठीक है, अब देखिए, अब आगे जब देखा गया तो m इंटू आर जो था उसका जो गुणा था वो हर गैस के लिए मिला सेम। ठीक है, तो जब सेम मिला हर एक गैस के लिए, जब कोई भी गैस ले लीजिए, सभी गैसेज के लिए उनका m और r इंडिविजुअली लीजिए और उन दोनों को गुणा करा दीजिए, वो जो मिला वो एक ही मिला। ठीक है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। RU से कहीं कहीं डिनोट किया जाता है, कहीं कहीं R बार से डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो RUT जिसको हम लोग यहाँ पे RU को बोलेंगे, इसी को हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल। यही आपका क्या है, यूनिवर्सल गैस इक्वेशन है, यही यूनिवर्सल गैस इक्वेशन है। और RU को बोलते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा RU यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। N जहाँ पे आपको पता है ये क्या है, नंबर ऑफ मोल्स या kg मोल है। तो RU का जो यूनिट होता है, ठीक है, kg मोल या सिंपली मोल भी कहते हैं। ठीक है ना, तो आपको kg जो है इससे कंफ्यूज करने के लिए मास से आप सिंपली मोल कहेंगे, लेकिन बहुत सारी किताबों में kg मोल आपका यूनिट में दिया होगा N के जगह पर। तो RU का जो यूनिट होता है सेम R के ही जैसा है, बशर्ते वही होगा, जूल पर kg मोल कह लीजिए या मोल कह लीजिए। ठीक है ना, लेकिन kg मोल एक साथ है, या फिर सिंपली आपका कहीं कहीं पे ऐसे लिखा होगा जूल पर मोल केल्विन। ठीक है, या kg मोल केल्विन। ठीक है, जूल पर kg मोल केल्विन या जूल पर मोल केल्विन, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दोनों सही लिखे हुए। ठीक, तो ये होता है RU का मान जो होता है हर गैस के लिए सेम होता है, मतलब कोई भी गैस लीजिए वहां पे यही होगा 8314 जूल पर kg मोल केल्विन। ठीक है, क्या होगा, जूल पर kg मोल केल्विन होगा RU का मान। ठीक है, और देखिए यही M इंटू R RU होता है। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का वैल्यू क्या होता है, फार्मूला क्या होता है, RU इज इक्वल टू M इंटू R, यानी कि मोलर मास ऑफ द गैस इंटू कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट ऑफ द गैस। ठीक है, उन दोनों का गुणा करें तो RU के बराबर होगा। अब ये कह रहे हैं कि देखिए ये कांस्टेंट है सबके लिए, RU का मान सभी गैसेज के लिए सेम है। तो अगर मान लीजिए 3 गैसेज लेते हैं और पहले का जो है मोलर मास M1 है और कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट R1 है, तो दोनों का गुणा करिए, वो बराबर होगा दूसरे वाले का M2 R2 और बराबर होगा तीसरे वाले का M3 R3। ठीक है, तो इन सब चीजों को नोट करते हुए जाएगा, इस तरह से आप बढ़ाते जाइए, सब जो है क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। ठीक है, तो इस क्लास में बस इतना ही रहने देते हैं। आपके जो जब अभी तक जो जितने भी नियम हैं, ठीक है, जो नियम हमको पढ़ने थे लगभग कंप्लीट हो गए। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।